आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर एंड प्लांट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, जितने भी आप फ्लावर्स देख रहे हो, सेंट्स, परफ्यूम्स, रिच कलर, जितने भी सुंदर सुंदर आप फूल देख रहे हो ना, आप डेली लाइफ में जितने भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो सब किसका रिजल्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? अगर रिप्रोडक्शन होगा फ्लावर्स के अंदर तो हमें मिलते हैं फ्रूट्स और सीड मिलते हैं। एंड रिजल्ट क्या होगा? फ्रूट्स एंड सीड। ठीक है, तो फ्लावर हमारे लिए क्या एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स का, यानी जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर उनका एक क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, हम जो ह्यूमंस हैं हमारे काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। वो कैसी हो सकते हैं? एस्थेटिक, सोशल, ऑर्नामेंटल, कल्चरल, हम सब जानते हैं। ठीक है, सोशल लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो, लाइक किसी की डेथ वगैरह हो गई वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। ऑर्नामेंटल ज्वेलरी वगैरह अलग चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमारे कल्चर्स में भी ये सारी चीज़ें आगे प्रमोट करते हैं हम लोग। अगर मैं बायोलॉजिस्ट की बात करूं तो देखो, हमारे लिए तो फूल क्या हो गए, बेसिकली हम उनको यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए। लेकिन जो रियल में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके लिए फ्लावर को ऐसी सुंदरता वाली चीज़ नहीं है। वो क्या मानते हैं कि फ्लावर बस एक एम्ब्रियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एक मार्वल है, एक चीज है, एक साइट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है। दैट्स इट। बाकी इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? जहाँ पे हम ना ग्रोथ कर रहे हैं, जितने भी जो फ्लावर्स हो गए उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, वहीं से हम क्या करवाएंगे? मार्केटिंग करवा देंगे, इसी को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आगे देखो, फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और कुछ इवेंट्स देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है फर्टिलाइजेशन से पहले। तो पहली बात तो ये है कि प्लांट को आगे क्या बनाना है? फ्लावर। इसके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस कराने पड़ेंगे, जैसे कि हम लोगों की बॉडी में चेंजेस होते हैं, छोटे से बच्चे लेके कैसे धीरे धीरे करके वो बड़े हो जाते हैं, इसी तरीके से कुछ ना कुछ हमारे अंदर स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस करवाने पड़ेंगे फ्लावर के अंदर। तब जाके क्या होगा? ग्रोथ डिफरेंशिएशन होगा और फिर फ्लोरल प्राइमोडियम निकलेगा, देन इन्फ्लोरेसेंस होगी, फिर जाके हमारे पास फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और एक होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जिसके पास क्या होते हैं? स्टैमन से बना रहता है एंड्रोशियम। फीमेल वाले को बोलते हैं गाइनोशियम। राइट, अगर मैं बात करूं हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो सुनो, वो किससे बना है? स्टैमन से। अब ये ऐसे एक होगा, इसे बोलते हैं एंथर। दोनों पार्ट समझा रही हूँ। अब नीचे क्या है? एक फिलामेंट। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है स्टामन का, यानी कि स्टामन बेसिकली क्या है? देखो, ये रहा, ये वाला क्या पोर्शन हो गया आपके पास? एंथर। और ये क्या है नीचे? फिलामेंट। तो यही है हमारे पास स्टामन। ठीक है, तो एक लॉन्ग स्लेंडर एक स्टॉक होती है नीचे, जिसे हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ऊपर क्या जुड़ा है? एंथर। ठीक है, तो लॉन्ग क्या है? स्लेंडर हमारे पास स्टॉक। अब ये जो मेरे पास जो फिलामेंट है वो फूल में कहीं ना कहीं तो लगी होगी ना, सोचने की बात है। तो जो नीचे का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस मतलब जहाँ से वो फूल से अटैच है। ठीक है, तो थैलेमस कौन सा रीजन है जहाँ पे वो अटैच है? मेरे पास फिलामेंट। ठीक है, अब जो नंबर है, लेंथ है स्टैमन की, वेरी कर सकती है। हो सकता है इस फूल के अंदर उसके जो स्टैमन की संख्या वो ज़्यादा हो या किसी के अंदर कम हो। ठीक है, सबकी लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज। अब मैं बात करूँ अगर एंथर की, तो एंथर ऐसे है। तो देखो, ये मेरे पास इससे टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक इधर एक लोब इधर। ठीक है, एक इधर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ओके, यानी कि मेरे पास क्या है? डाइथिकस है। क्या है? डाइथिकस। क्यों? क्योंकि ये रहा ना बाइलोब्ड, एक ये थी का, एक ये थी का। ठीक है, ये मैंने कब बताया? जब मैंने उसको लॉन्गिट्यूडनल देखा है ना, ऐसे करके जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा वो लॉन्गिट्यूडनल। बट आप इमेजिन करो, आपके पास ना आपके पास दो पेन है। ठीक है, जब आप उनको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हो तो आपको दो दिख रहे हैं। देखो, इमेजिन करो, आपके पास ना चार पेन है, वन, इसी के पीछे एक दूसरा पेन है, एक यहाँ पे थ्री, इसी के पीछे एक चौथा पेन है। ठीक है, बट जब आप उनको लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हो तो आपको वो सिर्फ दो दिख रहे हैं। बट जब आप उनको ऐसे ऊपर से ट्रांसफर सेक्शन करके देखोगे तो आपको वो दिखेंगे चार सेक्शन। तो हमारे पास क्या होता है? एंथर होता है बाइलोब, बट जब हम उसको ट्रांसवर्सली कट करके देखते हैं तो हमें उसके अंदर चार लोब दिखते हैं। एक, दो, तीन, कितने? चार। कितने दिखे हमें लोब? 4। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। डाइथिकस अपने पास यानी दो थीका होंगे जो मैंने लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप देखा। एंथर क्या है? 4 साइडेड होता है। टेट्रागोनल क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार। देखो, अब जो ये तुम्हारे पास मानो ये है,
ठीक है, एक ये लोब, एक ये लोब, एक ये लोब। अब ये बना मेरे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और इसी के अंदर क्या बनते हैं तुम्हारे पास पोलन ग्रेन। तो देखना एंथर क्या होगा 4 साइडेड, इसलिए बोलेंगे टेट्रागोनल। अब माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं जो कि आगे जाके पोलन सैक के अंदर रहेंगे और फिर आगे बनेगा पोलन ग्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की तो वो कैसा होगा। देखो हमने अभी 4 देखे ना, तो मैं एक का स्ट्रक्चर देखना चाहती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो हमारे पास क्या होगा बेसिकली, ये देखो ये हमारे पास पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, तो हमारे पास आउटलाइन क्या होगी इनकी, सर्कुलर ही होगी। कैसे दिखेंगे, हमें सर्कुलर दिखेंगे। ये है हमारे पास। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। थीका भी कितने थे, 4 थे। लेयर्स भी कितनी है, 4। नंबर 1 एपिडर्मिस सबसे बाहर की, एंडोथीशियम सबसे अंदर की, मिडिल लेयर एपिडर्मिस और एंडोथीशियम के बीच की लेयर, फिर होती है एक लास्ट टैपेटम। तो लास्ट टैपेटम को लास्ट में देखेंगे। अभी देखते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और तुम्हारे पास होगी मिडिल लेयर। इन तीनों का काम क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन देना, यानी कि अंदर जो आपके पास जो पोलन ग्रेन बनेगा उसको आप प्रोटेक्शन दोगे इन 3 लेयर्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा वो डेहिसेंस में भी हेल्प करवाता है। डेहिसेंस का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे ही आपके पास यहाँ अंदर पोलन ग्रेन बन गए, ठीक है, तो उनको बाहर भी तो निकलना होगा। तो बाहर निकलने के लिए कौन हेल्प करेगा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। तीनों की तीनों लेयर आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास कैसा है, आउटलाइन है इसकी कैसी, सर्कुलर है। कितनी वॉल्स होती हैं, 4, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। तो ऊपर की 3 एपिडर्मिस, एंडो और मिडिल लेयर, तीनों के तीनों प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और डेहिसेंस में, ताकि मेरे पास क्या रिलीज हो सके, पोलन रिलीज हो सके। ठीक है, अब मेरे पास बची टैपेटम लेयर। अब देखो टैपेटम लेयर मेरे पास कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके टैपेटम। ये टैपेटम क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी किसको, अंदर जो बैठा है जिसको आगे जाके ग्रोथ करनी है, यानी कि ये डेवलपिंग एंथर को हमारे पास क्या देगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो सबसे अंदर की लेयर कौन है, टैपेटम। ये क्या करती है, पोलन को नरिश करेगी। इसके पास काफ़ी साइटोप्लाज्म होता है, काफ़ी न्यूक्लियस, क्योंकि देखो जिसके पास खुद ज़्यादा खाना होगा वो तभी ही दूसरे को खिला पाएगा। तो इसके पास काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म है और काफ़ी सारे न्यूक्लियस इसके पास होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एंथर यंग होता है ना, तो उसके पास देखो यहाँ जो अंदर है इसके पास क्या भरा है, ये है स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये जब एंथर यंग होता है तो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, बिल्कुल पास में ही रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बना, हमारे पास स्पोरोजीनियस टिश्यू। देखो व्हेन एंथर यंग कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, आगे जाके क्या बनाएंगे, स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखो, तो ये देखो नंबर 1 एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपेटम। क्लियर। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं चाहती हूँ कि किस तरीके से जो मेरे जो लोब थे ना 4, उसके अंदर से माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले सुनो, एंथर जब डेवलप होता है कहाँ से होगा, स्पोरोजेनियस टिश्यू, जो मैंने अभी आपको समझाया जो अंदर प्रेजेंट था, वो क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। ये मैंने आपको पहले बताया था। कितने होते हैं हमारे पास, टेट्रागोनल है ना बेसिकली, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 बने हमारे पास। अब अब जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है ये केपेबल है कि सारे को आगे पार्टिसिपेट करवा सकता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड हमारे पास बन गए। अब जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स से आए हैं, इसी तरीके से माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन कहाँ से आया है, PMC यानी कि पोलन मदर सेल। ठीक है, या माइक्रोस्पोर की अगर मैं बात करूँ, दोनों सेम है, पोलन हो या फिर माइक्रोस्पोर, तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यानी ये भी कहाँ से है, PMC या फिर MMC। सो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन को करवाना, किसी ना किसी चीज की फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर ये जो माइक्रोस्पोर है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर वो डिसोसिएट होंगे, फिर पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है,
अब जो हमने देखा कि जो मैच्योर होकर जो बाहर निकला वो है मेल गैमेटोफाइट। सो पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसका साइज, कलर, शेप, साइज वेरी कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। इस स्पीशीज का हो सकता है अलग हो, दूसरे का अलग हो, ठीक है। शेप कैसे होती है? स्फेरिकल होती है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके पास 2 लेयर्स होती है, एक्साइन्स और एक होती है एंटाइन। तो देखो ये आपके पास अंदर न्यूक्लियस बैठा है, तो एक लेयर कौन सी होगी? 2, एक हुई एक्साइन, एक हुई इंटाइन। एक्साइन मतलब बाहर की लेयर, इंटाइन मतलब अंदर की लेयर हो गई, ठीक है। तो सोचने की बात है, एक्साइन यानी कि आप मान के चलो अपने घर को इमेजिन करो, तो हम लोग जब घर बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर की जो बाउंड्री वगैरह वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, राइट। अंदर के दरवाजों के आप इतनी नहीं सोचते, अंदर के मटेरियल कितना महंगा लगाना, कितना नहीं लगाना, इतना नहीं सोचते। तो सेम एक्साइन हमारे पास काफ़ी हार्ड होती है, बाहर की लेयर है, ये टफ सब्सटेंस से बनी रहती है, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। बेसिकली ये इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एसिड का अटैक नहीं होता, कोई एल्कली का, यानी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। तो समझ में आ रहा है एक्साइन किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन की वजह से, और इसी की वजह से हमारे काफ़ी सारे सीड खराब नहीं होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है? स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होती है। इसके पास एक अपर्चर होता है जिसे कहते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। मानो यहाँ पे एक्साइन है, एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, इसको बोलते हैं जर्म पोर। अब ये स्पोरोपोलेनिन इसलिए एब्सेंट होती है ताकि यहाँ की चीज़ बाहर आराम से जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है इंटाइन। इंटाइन अंदर की लेयर है, काफ़ी पतली होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, और पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। अब कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की। अब तक तो हमने देखी है सिर्फ बाउंड्रीज, ठीक है, कि एक अंदर की लेयर है, एक बाहर की लेयर है। अब देखते हैं उसके अंदर मसाला क्या है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या रखा है। सो हमारे पास 2 तरीके की सेल होती है। नंबर 1 इज वेजिटेटिव, नंबर 2 जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल के नाम से समझ में आ रहा है कुछ खाने की बात हो रही है। जनरेटिव सेल क्या समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ आगे बनने वाला है। सो देखो ये आपके पास ये एक्साइन इंटाइन वही हो गई, ठीक है। वेजिटेटिव सेल काफ़ी बड़ी है और जनरेटिव सेल देखो छोटी सी है नीचे की तरफ, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल काफ़ी अपने पास बहुत बड़ी साइज़ की होगी, इसके पास काफ़ी फूड होता है, ठीक है। क्यों? ताकि ये जनरेटिव सेल को फूड दे सके। क्लियर हुआ? तो हमारे पास वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, अबंडेंट फूड होता है इसके पास, और काफ़ी सारे न्यूक्लियस इसके पास होते हैं। सो ये भी बेसिकली जहाँ टेपेटम वहाँ हेल्प कर रही थी खाने के लिए, तो यहाँ पे ये भी हेल्प करेगी, ठीक है, फूड प्रोवाइड करने के लिए। जनरेटिव सेल काफ़ी छोटी है, वो उल्टा वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट कर रही होती है। इसके कैसी शेप होगी? स्पिंडल शेप्ड होती है इसकी न्यूक्लियस की, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसके पास न्यूक्लियस होता है। क्लियर? आगे देखते हैं पोलन ग्रेन कब कब शेड होता है। तो पोलन ग्रेन की 2 स्टेज होती हैं, हो सकता है 2 सेल्ड स्टेज पे गिर जाए, हो सकता है 3 सेल्ड स्टेज पे। सो 2 सेल्ड स्टेज पे नॉर्मली 60% आपके पास पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। कौन सी 2 सेल? मतलब वेजिटेटिव सेल और एक थी जनरेटिव सेल, ठीक है। 3 सेल्ड स्टेज यानी कि वेजिटेटिव सेल तो है ही, लेकिन जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमेट में, एक मेल गैमेट यहाँ, एक मेल गैमेट यहाँ, तो टोटल 1 2 3। तो 3 सेल्ड स्टेज हमारे पास 40% पोलन ग्रेन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी वगैरह भी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ ब्रोंकियल एप्लीकेशंस भी होती हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक अस्थमा, एम्फीसीमिया। ये होता क्यों है? सो बेसिकली हमारे पास एक कैरेट ग्रास होती है जिसे साइंटिफिक नेम है पार्थिनियम, ठीक है, जिसको इंडिया में लाया गया था। हमने जब वीट मंगवाए थे तो बाहर ये बेसिकली वीड स्पीशीज आ गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई एलर्जी वगैरह की, ठीक है। जो पोलन प्रोडक्ट्स हम काफ़ी सारे यूज़ कर रहे हैं। अब पोलन की देखो बुराइयां देख ली, अब अच्छाई भी देख लेते हैं। तो पोलन्स काफ़ी न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। पोलन्स को पोलन टैबलेट्स की तरह यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, सिरप्स में यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है। एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये देखो कितनी सारे अलग अलग तरीके से सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं पोलन वायबिलिटी। मतलब देखो जैसे हम लोग हैं, हमारी भी एक उम्र होती है कि हम इस टाइम तक रहेंगे, फिर हम लोगों की भी डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से पोलन वायबिलिटी का मतलब पोलन की लाइफ स्पैन कब तक है, वो कब तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, तो वो भी इसकी क्या है, लाइफ स्पैन है। तो जैसे ही वो शेडिंग होगी उनकी, तो क्या होगा, वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे। अब सुनो, मानो एक पोलन की जो लाइफ स्पैन है वो है सिर्फ 1 महीने की,
इमेजिन करो, अगर 1 महीने तक उसे कोई भी स्टिग्मा नहीं मिली तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वायबिलिटी लॉस हो जाएगी, उसका जो टाइम पीरियड था। सो बेसिकली क्या है, उसको स्टिग्मा पे लैंड करना होता है बिफोर लॉसिंग वायबिलिटी। सो पीरियड ऑफ वायबिलिटी हाईली वेरिएबल हो सकता है किसी का अलग हो, किसी का अलग हो, ठीक है। डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। एग्जाम्पल जैसे कि आपके सीरियल्स क्रॉप्स हो गए लाइक राइस, व्हीट, ये अपनी वायबिलिटी 30 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मतलब अगर 30 मिनट में कोई फीमेल फ्लावर नहीं मिला तो इनकी वायबिलिटी ख़त्म। इसके अलावा कुछ मेरे पास रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये फैमिलीज होती हैं जो कि महीनों तक इनकी वायबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं काफ़ी सालों के लिए, -196 डिग्री एट लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखोगे पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास पोलन ग्रेन कंजर्व रहेंगे काफ़ी सालों तक, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सुनो, गाइनोशियम क्या है, हमारे पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब गाइनोशियम मेरे पास मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी हो सकते हैं। मतलब मोनोकार्पलरी मतलब जब मेरे पास यहाँ पे पिस्टल प्रेजेंट हो। मल्टीकार्पलरी मतलब जब मेरे पास काफ़ी सारी प्रेजेंट हो, ठीक है। सो सुनो, मोनोकार्पली एक ही पिस्टल जब प्रेजेंट होती है, मल्टी मोर देन 1 पिस्टल, ठीक है। अब सिनकार्पस एक होता है एपोकार्पस। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी जो पिस्टल्स हैं वो सारी की सारी मिलजुल के रह रही हैं, सिनकार्पस सिंगिंग कर रही हैं बेसिकली, तो ये क्या होगा, सिनकार्पस होगा। एपोकार्पस यानी कि जिसमें सारी की सारी पिस्टल्स क्या होती है, फ्री बैठी रहेंगी, उसको बोलते हैं एपोकार्पस। तो हमारे पास क्या होगा, गाइनोशियम मोनोकार्पलरी, एक होता है मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब अगर एक ही पिस्टल होगी तो मोनो मतलब एक यानी कि सिंगल, मल्टीकार्पलरी यानी जब मेरे पास काफ़ी सारी पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। अब ये सिनकार्पस कंडीशन में भी हो सकती है, एपोकार्पस में भी। सिनकार्पस जबकि वो फ्यूज्ड होंगी, ठीक है। एपोकार्पस जब सारी की सारी दूर दूर बैठी हैं, अपने आप में मगन है, ठीक है। अब पिस्टल बेसिकली क्या है, हमारे पास पिस्टल के पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सो नंबर 1 ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा ही वो पोर्शन है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंडिंग करेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा। फिर क्या, एक लंबी सी स्टाइल, नीचे क्या है, ओवरी, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे एंथर था, फिर फिलामेंट था, फिलामेंट कहाँ अटैच था, थैलेमस से। सेम इसी तरीके से अब ये जो स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, अब ये ओवरी का जो नीचे का पोर्शन है वो भी किससे अटैच होगा, थैलेमस से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे देखो, स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल क्या है, इलॉन्गेटेड स्लेंडर पार्ट है, स्टिग्मा के नीचे होता है। ओवरी क्या है, फूला पार्ट नीचे बेस में होता है। अब ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, ओवरियन कैविटी मिलेंगी, ठीक है, काफ़ी सारे लोक्यूल्स होते हैं। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड कैविटी, ठीक है। सो ओवरी के अंदर क्या बैठा है, प्लेसेंटा बैठा है। प्लेसेंटा से काफ़ी सारे माइक्रोस्पोरेंजिया निकलेंगे, जैसे वहाँ निकले थे माइक्रोस्पोर, यहाँ पे निकलेंगे मेगा स्पोरेंजिया। अब इनकी जो नंबर्स वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर मैं बात करूँ तो एक मिल सकता है वीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैंगो के अंदर, और मैनी हो सकते हैं हमारे पास, बहुत सारे हो सकते हैं ओव्यूल, पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर और ऑर्किड्स के अंदर, ठीक है। तो सुनो, मेगा स्पोरेंजिया को देखते हैं। जैसे वहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया में देखा था, वहाँ पे कितनी लेयर्स थी, 4 लेयर्स प्रेजेंट थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टैपेटम, है ना, मिडिल लेयर। अब देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हो। तो सोचो, अपने पास ये क्या है, ओव्यूल। अब ओव्यूल को अटैच करने के लिए नीचे कुछ ना कुछ एक बेस देना पड़ेगा जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब ओव्यूल को किसने जोड़ा है प्लेसेंटा से, फ्यूनिकल। सो ओव्यूल प्लस आपके पास प्लेसेंटा को कौन जोड़ता है, फ्यूनिकल, ठीक है। अब इस फ्यूनिकल को ओव्यूल से भी तो कोई ना कोई जोड़ रहा होगा, तो उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास ओव्यूल को जोड़ा प्लेसेंटा से, किसने, फ्यूनिकल ने, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फ्यूनिकल को ओव्यूल से किसने जोड़ा, हाइलम ने, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे तुम्हारे पास फूड के लिए प्रेजेंट थी टैपेटम माइक्रोस्पोरेंजियम में, यहाँ पे अंदर बैठा रहता है न्यूसैलस, क्या बोलेंगे, न्यूसैलस, ठीक है। जैसे वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स थी, एपिडर्मिस, ये सारी यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंटैग्यूमेंट्स। तो ओव्यूल के ऊपर बहुत सारी क्या बैठी रहती है, इंटैग्यूमेंट्स, ठीक है। एक नीचे का एक पोर्शन होता है जहाँ पे इंटैग्यूमेंट्स कवर नहीं होती, यानी पूरे पे होंगी, इतने पोर्शन को छोड़ देंगे, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड,
चलो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सुनो, ओव्यूल क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से अटैच है, एक डंडी के थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू, जिसे बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। सो ओव्यूल की बॉडी फ्यूज कर रही है फ्यूनिकल से विद द हेल्प ऑफ हाइलम, ठीक है। हाइलम क्या है, बेसिकली जंक्शन है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देखो ये हाइलम है, ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में एक जंक्शन ही तो है ना, ठीक है। सो ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप्स हो सकते हैं जिसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अब ये इंटेग्यूमेंट्स पूरे ओव्यूल को कवर करेंगे एक जगह को छोड़ के, जिसे बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। और इसी के अपोजिट कौन बैठा रहता है, ये एंड क्या होगा, चलाजल एंड। माइक्रोपाइल से दूर चलाजल एंड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा हमारे पास, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, न्यूसैलस। ये क्या करता है, फूड रिजर्व करेगा। जैसे वहां पे टैपेटम कर रही थी, तो देख रहे हैं हर जगह फूड का एक अलग से सिस्टम बना रखा है। सो न्यूसैलस यहाँ पे फूड रिजर्व करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या बैठा रहता है, न्यूसैलस के अंदर एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को ही बेसिकली हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। तो वहां पे मेल गैमेटोफाइट कौन था, पोलन ग्रेन। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट कौन होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये जैसे कि वहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई थी पीएमसी से, है ना, पोलो मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। इसी तरीके से हमारे पास मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। तो फॉर्मेशन होगी मेगास्पोर की फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोपाइलर एंड पे एक ही एमएमसी डिफ्रेंशिएट होगी, ठीक है, जो कि जिसके पास आगे जाके बहुत ज़्यादा डाइसाइटोप्लाज्म होता है और खूब सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसके पास क्या होगा, माइटोसिस होती है। अब हमारे पास उसके अंदर बने थे 4 माइक्रोस्पोर, यहाँ पे भी बनते हैं 4 मेगास्पोर, लेकिन 4 में से 3 तो हो जाते हैं खराब, डिजनरेट, वो आगे पार्टिसिपेट नहीं करते मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर। एक ही फंक्शन होता है जो कि आगे जाके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक की वजह से अगर डेवलपमेंट होगी तो उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो मोनो एक ही स्पोर की वजह से जब आगे पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो उसे बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो हमारे पास एक न्यूक्लियस से, अब मैं पूरे के पूरे डेवलपमेंट करवाऊंगी, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे पहले, फिर 2 से 4, 4 से 8, और जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो वो अलग अलग एंड पे, अपोजिट एंड पे भागेंगे। तो जो नीचे का एंड होगा उसे बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, जो ऊपर का एंड होगा उसे बोलेंगे चलाजल एंड, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से होगा। तो जो फंक्शन मेगास्पोर है उसने डिवाइड करना स्टार्ट किया माइटोटिकली। सो पहले 2 न्यूक्लियस बने तो बोला 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसेक, फिर दोबारा उसने डिवीजन की तो बना 4 न्यूक्लिएट, फिर फर्दर ऑन डिवीजन की फिर बना 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास टोटल बने 8, तो ऊपर भी 3 है हमारे पास सेल्स, नीचे भी 3 है, ठीक है। बीच में क्या है, ये एग सेल, और 2 साइड में कौन होते हैं, सिनर्जिड, ठीक है। ऊपर क्या है, एंटीपोडल, ये तीनों के तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप, टोटल बनती है 8, और हमारे पास 6 के पास तो बनती है सेल वॉल, और बाकी जो 2 होते हैं उनके पास कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेसिकली, देखो 1 2 3, 2 मेरे पास क्या है, यहाँ पे सिनर्जिड्स बैठे हैं, ठीक है। बीच में क्या है, हमारे पास एग सेल्स हैं। सिनर्जिड के ऊपर अलग से बैठे रहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी के अपोजिट क्या है, एंटीपोडल सेल, जो कि चलाजल एंड पे प्रेजेंट है। बीच में क्या है, 2 न्यूक्लियस जिनके ऊपर कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं है, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, या फिर पोलर न्यूक्लियाई, या फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे चीज थी। अब आगे आ जाओ, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो जो 3 सेल्स थी वो तो गई माइक्रोपाइलर एंड पे, जिन्होंने क्या बनाया, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस का मतलब 2 हो गए सिनर्जिड, 1 हो गया एग सेल, ठीक है। सिनर्जिड्स के ऊपर बैठी रहती है थिकनिंग, सेलुलर थिकनिंग, जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करेगा कि किस तरीके से एंट्री अंदर करनी है ओवरी के ओव्यूल के पास में, ठीक है। फिर एक सेंट्रल सेल जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ऊपर होती है 3 सेल्स जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, चलाजल एंड के पास में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन।
स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करवा दो स्टिग्मा के पास में। यानी कि अब बेसिकली हमें क्या करवाना है, पोलन ग्रेन को उड़वाना है हमें एंथर से, और कहाँ पे भेजना है हमें, स्टिग्मा के पास में। ठीक है। पॉलिनेशन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। ऑटोगैमी होती है, ऑटोगैमस, फिर हमारे पास जिटोनोगैमी, फिर होगा जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक ही प्लांट है और एक ही फूल है, उसी फूल के अंदर मेल भी है, उसी के अंदर फीमेल भी है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी। ठीक है। ये फ्लावर्स हमेशा ओपन रहते हैं, एक्सपोज होते हैं। ठीक है। अब इनके पास में क्या होगा, ऑटोगैमी कंप्लीटली रेयर होती है। क्यों, सोच के देखो, अगर हमेशा चीज़ खुली रहेगी तो कोई भी आकर अटैक कर सकता है, तो बाहर वाला भी कोई एंथर आ सकता है उस फ्लावर के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोगैमी बहुत कम होती है। अब इसको करने के लिए, ऑटोगैमी करवाने के लिए हमें प्रॉपर तालमेल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, ये दोनों आप एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल ऑक्सैरिस कमारेरिस। अब ये दो तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं। तो नंबर 1 चेस्मोगैमस, नंबर 2 क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस का मतलब जो हमेशा ओपन रहते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अपने सपनों के पीछे भागो, चेस करो, उन्हें ड्रीम्स को चेस करो। तो चेस्मोगैमस जो कि हमेशा ओपन रहते हैं, उनका एंथर और स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस यानी कि क्लोज, जो हमेशा बंद रहते हैं। तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस में ज़्यादा होगा या फिर चेस्मोगैमस में। नॉर्मल सी बात है, क्लिस्टोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होगा क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो इसके पास में ये कभी भी ओपन नहीं होते, इनका एंथर स्टिग्मा हमेशा एक दूसरे के पास में होगा। ठीक है। तो एंथर जब भी वो डाइसेंस उसको करेगा तो अपने साथ वाले स्टिग्मा के ऊपर ही अपना पोलन ग्रेन डालेगा। ठीक है। सो इनवेरिएबली दे आर ऑटोगैमस। ये क्या करते हैं, सीड सेट इवन विदाउट पॉलिनेटर। या ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, इनका पॉलिनेशन हो जाता है, यहाँ तक कि इन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है कि कोई पॉलिनेटर आएगा, फिर मेरे एंथर को कोई लेके जाएगा पोलन ग्रेन को, फिर जाके किसी स्टिग्मा के ऊपर डालेगा। तो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जबकि चेस्मोगैमस फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। ठीक। नेक्स्ट है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी का बेसिकली क्या है, एक तो प्लांट है, यहाँ पे एक फूल गिरा, इस फूल का मेल वाला उड़ के चला गया फीमेल वाले फ्लावर के ऊपर। तो जिटोनोगैमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सो बेसिकली यहाँ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन पेड़ तो एक ही है ना, फूल के अंदर जेनेटिक तो बेसिकली डीएनए वगैरह तो सेम है, तो जेनेटिकली दे आर ऑटोगैमस। ठीक है। जीनोगैमी का मतलब बिल्कुल सिचुएशन ही डिफरेंट हो गई। इस ट्री का तुम्हारे पास क्या गया, यहाँ पे मेल वाला दूसरे वाले के ऊपर आ गया, दूसरे वाले प्लांट के ऊपर। सो यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज जीनोगैमी। तो जेनेटिकली ये क्या है, डिफरेंट है। अब पॉलिनेशन को करवाने के लिए हमें एजेंट चाहिए। ठीक है। तो नंबर 1 है बायोटिक, नंबर 2 है एबायोटिक। बायोटिक में होते हैं एनिमल्स वगैरह, एबायोटिक में होते हैं विंड और वाटर। सबसे ज़्यादा कॉमन होगा विंड। ठीक है। क्योंकि देखो पानी के अंदर तुम कोई चीज़ बहा के देखो, क्या पता बहा के वो कहाँ ले जाए, बहाव पानी का। लेकिन हवा में इतना कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है। सुनो, काफ़ी सारे प्लांट हैं जो कि बायोटिक यूज़ करते हैं, बायोटिक एजेंट्स। कुछ ही ऐसे प्लांट हैं जो कि एबायोटिक यूज़ करते होंगे। तो सुनो, हमें कैसे करवाना, तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, चाहे वो दोनों विंड का केस हो या फिर वाटर का हो। तो अब तुम खुद सोचो, अगर मैं विंड वाले की बात करूँ तो हवा में बहुत सारी चीज़ें लॉस भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें कंपनसेट, ताकि हमारा जो लॉस है उसको कंपनसेट कर सके, इसीलिए हम काफ़ी सारे अमाउंट में पोलन ग्रेन्स रिलीज़ करते हैं। इनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, ये लाइट होना चाहिए, हवा हल्का होना चाहिए हवा में, ताकि आराम से जा सके। नॉन स्टिकी, कहीं पे इसको चिपकना नहीं है। ठीक है। वेल एक्सपोज, इसकी स्टैमन्स होनी चाहिए। फीदर कैसे, जो स्टिग्मा है वो कैसी होनी चाहिए, फीदरी, ताकि वो आराम से ट्रैप कर ले जो भी इसके आसपास जो पोलन ग्रेन आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टेसल्स। टेसल्स का मतलब क्या है, जो स्टिग्मा और स्टाइल है ना, वो हमें वेव करते रहते हैं। ठीक है, हिलते रहते हैं ताकि पोलन को वो ट्रैप कर सकें। ठीक है। पानी की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी रेयर होता है। 30% जनरा ही यूज़ करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इसमें 3 केस होते हैं, पानी के नीचे बिलो सरफेस, ऑन द सरफेस, अबव सरफेस। अब याद रखो, घास कहाँ होती है, ज़मीन पे। ठीक है। तो ये तुम्हारा पानी का लेवल है, तो ये बिलो सरफेस होगा, जूस्टरा या फिर सी ग्रासेस। ऑन द सरफेस वेलिस्नेरिया, सरफेस पे आके अपना पॉलिनेशन करवाएगा तो होगा वेलिस्नेरिया हाइड्रिला। अबव सरफेस
बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ गया उसको बोल देंगे वाटर हियासिंथ और वाटर लिली। देखो पानी बोल रहा है वाटर लिली वाटर हियासिंथ, बट ये पानी के थ्रू नहीं करवाता, ये उनका उल्टा केस है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू अपना पॉलिनेशन करवाते हैं। सो वाटर हियासिंथ और वाटर लिली की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल फ्लावर पानी के लेवल से ऊपर आ जाता है, फिर पॉलिनेशन करवाता है इंसेक्ट और विंड के थ्रू। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला की अगर मैं बात करूँ तो ये सरफेस पे आते हैं, ठीक है। अब ये से क्या होता है, बेसिकली ये सरफेस है पानी का, यहाँ पे ये मानो ये फ्लावर है, तो ये फीमेल फ्लावर अपनी स्टॉक को ऊपर लेके आती है और फिर जाके हमारे पास यहाँ पे पॉलिनेशन हो पाता है, ठीक है। तो जैसे ही फीमेल वाला ऊपर आएगा पानी के ऊपर अपनी स्टॉक को लेके, तो पोलन रिलीज हो रहे होंगे उसके वाटर के सरफेस पे, फिर वो आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा। और घास का कैसे होगा, वो तो ऑलरेडी वो सबमर्ज रहती हैं पानी के अंदर, तो फीमेल फ्लावर वहीं होगा, मेल वाला डूबते डूबते कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेलिसनेरिया का है, देखो ये फीमेल वाला देखो पानी के यहाँ पे आया सरफेस पे, ठीक है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, ओके। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पानी वाले फ्लावर्स की क्या होनी चाहिए, जो पानी के थ्रू वाटर जो पॉलिनेशन करवाते हैं। सो वो लॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, रिबन लाइक होने चाहिए, ताकि वो आराम से पैसिवली फ्लो कर सकें। म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। अब सोचो तुम्हें कोई पानी में डाल दे तो तुम्हारी स्किन कैसी हो जाएगी, ठीक है। हम किसी खाने वगैरह को डाल देंगे पानी के अंदर, रोटी वगैरह को, तो वो बिल्कुल गल जाएगी, तो इसीलिए हमें म्यूसिलेज की कवरिंग करवानी पड़ेगी ताकि प्रोटेक्शन उसकी हो जाए। दोनों ही, चाहे विंडो या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर हो, वो कोई भी कलरफुल नहीं होते, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ों को कोई मतलब नहीं है कि बाहर से कोई चीज़ कैसी दिख रही है, ठीक है। और ना ही वो कोई नेक्टर रिलीज़ करते हैं, नेक्टर का मतलब कोई भी खाना वो रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। सो जितने भी जो बायोटिक एजेंट है वो कौन कौन हो सकते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, आंट, मॉथ, बैट्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर जो डोमिनेट है वो कौन होगी, मधुमक्खी, बीज। इसके अलावा कुछ लार्ज एनिमल्स भी होते हैं लाइक प्राइमेट्स, कुछ एर्बोरियल एनिमल्स भी होते हैं, रेवडेंट्स वगैरह, रेप्टाइल्स, जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। अब मैं बात करूँ इंसेक्ट पॉलिनेटिव फ्लावर्स की क्या क्वालिटी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहली बात तो वो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगरेंट होने चाहिए, उनके पास खाना होने चाहिए। भाई देखो इंसेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको एक तो वो फ्लावर क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए ताकि वो आराम से उनको अट्रैक्ट हो जाए उनके पास, कलरफुल होने चाहिए, ठीक है, फ्रेगरेंट खुशबू आनी चाहिए उनके अंदर से, और खाना तो उन्हें मिलना ही चाहिए तभी तो कोई जाएगा, नहीं तो कोई क्यों जाएगा, ठीक है। सो when flower are small, a number of flowers are clustered into inflorescence। जब इनके जो फूल काफ़ी छोटे होते हैं तो वो गुच्छा बना लेते हैं, जिससे इन्फ्लोरेसेंस हमारी आगे बन जाएगी। तो एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं ऐसे फ्लावर्स के थ्रू बाय द कलर फ्रेगरेंस, ठीक है। ये फ्लावर्स पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लाइज के थ्रू, बीटल्स के थ्रू। अब सोच के देखो, अब जो मक्खी होती है वो गंदी जगह पे बैठती है ना, तो कुछ कुछ ऐसे फूल भी होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो कि स्मेल रिलीज़ कर रहे होते हैं, ऑर्डर रिलीज़ कर रहे होते हैं, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कीड़े मकोड़ों को, ठीक है। तो फ्लावर इसके बदले में क्या देते हैं, देखो वो तो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ये बदले में क्या देंगे, नेक्टर्स देंगे, कुछ ना कुछ पोलन प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। नेक्टर्स मतलब फूड दे रहे हैं बेसिकली, कि भाई तुम खाना खा लो, मेरा पॉलिनेशन करवा दो। तो फ्लावर विजिटर्स कम इन कांटेक्ट, जैसे ही देखो मानो ये एनिमल है, यहाँ पे एक फूल है, ठीक है, ये एनिमल इसके ऊपर गया फूल के ऊपर, ठीक है, तो इसका अब जो एंथर होगा वो इसके ऊपर शेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये किसी और फ्लावर के ऊपर जाएगा, फीमेल वाले के ऊपर, तो सारा का सारा एंथर दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर झड़ जाएगा। So, flower visitor come in contact, anther and stigma, the body of animal get coating of pollen grain, animals come in contact with the stigma, फिर इससे क्या होगा, pollination हो जाएगा। तो कुछ स्पीशीज इसके अलावा घर भी प्रोवाइड करती हैं हमारे पास प्लांट्स के अंदर, जिससे कि सामने वाला अपने एग्स को रख सके। तो एग्जाम्पल है अमोर्फोफाइलस, जो कि टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट का होता है। दूसरे मॉथ और यूका प्लांट, ये दोनों एक दूसरे के बिना ज़िंदगी अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉथ इसका पॉलिनेशन करवा के देता है, यूका प्लांट बोलता है भाई तू मेरे ओवरी के अंदर अपने एग्स रख सकता है जब तक वो मैच्योर नहीं हो रहे, ठीक है। हमारे पास काफ़ी तरीके के ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब जहाँ पे मेल भी प्रेजेंट होता है और वहाँ पे फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो सुनो, अगर आप खुद को इमेजिन करो, सोचो आप लोगों को अगर कोई घर में बंद रखे हमेशा के लिए, तो आप लोगों को कैसा फील होगा। इसी तरीके से जब प्लांट्स के अंदर बार बार कंटिन्यू हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो उनके अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है,
जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ बाहर कुछ ना कुछ हमें करवाना पड़ेगा ब्रीडिंग वगैरह, तो जाके वो डिप्रेशन डिस्करेज हो पाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज हो पाएगा। यानी आउटब्रीडिंग डिवाइस में क्या होता है, हम कुछ ना कुछ मेथड्स यूज करने वाले हैं जिससे कि इंकरेज हो सके क्रॉस पॉलिनेशन और डिस्करेज हो सके सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सो नंबर 1 हम क्या करते हैं, या तो पोलन को पहले रिलीज करवा दो या फिर स्टिग्मा को पहले मैच्योर करवा दो, मतलब उनके बीच में तालमेल मत बिठाओ, है ना। अगर दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तो क्या होगा, अपने पास सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमें क्या करवाना है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो या तो पहले पोलन को रिलीज करवा दो या फिर पहले स्टिग्मा को मैच्योर करवा दो, इससे क्या होगा, तालमेल बिगड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, दोनों के पोजीशन को डिफरेंट रख दो। ठीक है, स्टिग्मा को थोड़ा बड़ा बना दो, पोलन को थोड़ा नीचे रख दो, तो इससे भी काफ़ी हद तक हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ें बच पाएंगी, सेल्फ पॉलिनेशन रुक पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डिवाइस हमारे पास ऑटोगेमी प्रिवेंट करती हैं। ऑटोगेमी का मतलब क्या था, जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, तो अब क्या होगा, हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा इन दोनों मेथड्स के थ्रू। नंबर 3 क्या बोलता है कि हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब आप लोगों ने सुना होगा कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट हम वो चीज़ नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जांपल सोचो, कोई एक तरीके से दो फ्रेंड्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रहने की, बातचीत करने की, बट फिर भी वो कंपैटिबल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं बोलूँ, अगर हमारा जो पोलन है और स्टिग्मा के बीच में अगर हम कंपैटिबिलिटी ही ना बैठने दें, फिर तो भी तो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा ना। मतलब कि हमने कोशिश तो की कि हम उसको एक तरीके से पोलन को एक्सेप्ट करें, लेकिन अपनी जो स्टिग्मा है वो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने दे रही है, तो इससे भी क्या होगा, हमारे पास चीज़ें रुक सकती हैं। नेक्स्ट, अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही बना दें तो हमें कोई परेशानी ही नहीं आनी। अगर हमारे पास फ्लावर्स ही, मतलब इधर मेल का अलग होगा फीमेल का अलग होगा, तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगी, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कर लो। ठीक है, तो 4 मेथड्स है। नंबर 1 क्या है हमारे पास, होता है कि पोलन और स्टिग्मा को सिंक्रोनाइज मत होने दो। नंबर 2, उनकी पोजीशन डिफरेंट रख दो। नंबर 3, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नंबर 4, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करवाओ। ठीक है, अब आता है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब मोनो दोनों एक पर, यानी जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसमें ऑटोगेमी तो रुक जाएगी लेकिन जिटोनोगेमी नहीं रुकेगी, क्योंकि एक ही फूल के पास क्या है, वहीं पे मेल है वहीं पे फीमेल है। तो हो सकता है ऑटोगेमी तो ना हो लेकिन जिटोनोगेमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर का जो मेल वाले का जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर के भी तो पास जा सकता है ना, तो जिटोनोगेमी यहाँ पे पॉसिबल है, बट ऑटोगेमी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल है आपके पास डायोसिस का पपाया। अब डायोसिस का मतलब जहाँ पे हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होगी, यानी कि हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स पे अरेंज होंगे, उसको बोलते हैं डायोसियस प्लांट वगैरह हो गए। ठीक है, इसमें दोनों ही ऑटोगेमी भी बच गई और जिटोनोगेमी भी बच गई। इसके अंदर क्या होगा, जीनोगेमी, यानी कि पूरा का पूरा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, आगे आओ। अब हम देखते हैं अपने पास पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब अब हम चेक करेंगे कि किस तरीके से पोलन हमारी स्टिग्मा के पास जब में जाएगा और वह कैसे उसको एंट्री देगी। तो अपने पास पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता कि हमारे पास राइट टाइप का ही पोलन आएगा। मतलब आप खुद सोचो, हमारी लाइफ में कितने अच्छे लोग भी मिलते हैं हमें, कितने बेकार लोग भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस होती है कि हम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें और बेकार लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से स्टिग्मा के पास भी एक कैपेबिलिटी है कि वो किसको एक्सेप्ट करना चाहेगी तो उसको एक्सेप्ट करेगी, अगर उसको रिजेक्ट करना है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो सुनो, अगर हमारे पास गंदे तरीके का पोलन आया, इनकम्पैटिबल पोलन आया, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पिस्टल वो उसको रिजेक्ट कर देगी, एंट्री नहीं देने देगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ राइट टाइप का है तो बेटा अच्छे लोगों को कौन मना करेगा, तो राइट टाइप वाला कोई अगर पिस्टल पोलन आएगा तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट करेगी और फिर आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो उसको आगे प्रमोट करेगी। ठीक है, अब समझते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास क्या होता है, एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन। अब सोच के देखो उसने किस तरीके से पहचाना कि ये जो मेरे पास जो पोलन आया है कि वो अच्छा है या नहीं है। तो कुछ ना कुछ एक डायलॉग था, कॉन्टिन्यूस डायलॉग था, पोलन और पिस्टल के बीच में कुछ ना कुछ केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उसने पता लगाया कि ये मेरे लिए अच्छा होगा और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कंपैटिबल पोलन आएगा तो हम उसको जर्मिनेट होने देंगे, स्टिग्मा पे एंट्री करने देंगे। ठीक है, अब जर्मिनेट का मतलब क्या था, हमारे पास पोलन के ऊपर एक्साइन और एंटाइन 2 लेयर्स प्रेजेंट थी। एक्साइन एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं था, उस जगह को क्या बोलते थे, जर्म पोर। तो इस जर्म पोर के अंदर से क्या निकलेगा हमारे पास,
मेल गैमेटोफाइट रिलीज होगा। ठीक है, पोलन का जितना भी जो कंटेंट है वो पहले स्टिग्मा पे जाएगा, फिर स्टाइल पे, फिर ओवरी पे जाएगा। ठीक है, तो सुनो, हमारे पास क्या होता है, पोलन ग्रेन अब 2 सेल्ड स्टेज पे गिरा है, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल हो गई, एक जनरेटिव सेल हो गई। अगर मैं बोलूँ 3 सेल्ड स्टेज पे, तो 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल तो हमारे पास अब भी है, लेकिन जो जनरेटिव सेल थी वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड कर गई, तो 2 मेल गैमेट प्लस वेजिटेटिव सेल कितनी बनी, 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सुनो, हमारे पास जैसे ही एंट्री होगी, तो देखो यहाँ से पोलन आया, स्टिग्मा पे लैंड कर गया। ठीक है, अब स्टिग्मा से कहाँ जाएगा, वो स्टाइल से होता हुआ फिर जाएगा ओवरी के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास 2 मेल गैमेट रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो जो एक मेल गैमेट होगा वो तो फ्यूज करेगा हमारे पास एग सेल के साथ, क्या बनाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट तो हमेशा कैसे बनता है, 2n डिप्लॉयड बनेगा। ठीक है, यानी कि जो एक मेल गैमेट था वो फ्यूज कर गया एग सेल के साथ। ओके, जो सेकंड मेल गैमेट था वो फ्यूज करेगा हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ। अब ये भी क्या था, 2n, और ये क्या है, n, तो कितना बनेगा, 3n, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेट था वो कहाँ फ्यूज करा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो ये एक बेसिकली हमारे यहाँ पे चीजें होंगी। ठीक है, तो सुनो, पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पे गया है, पोलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट होते हैं जो कि ओवरी के पास में जाएंगे। एंट्री कहाँ से लेंगे, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास गाइड करने के लिए बैठे रहते हैं सिनर्जिड्स। जैसे यहाँ पे 3 सेल्स थी ना, बीच वाली क्या थी, एग सेल, यहाँ पे क्या थे, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करेंगे कि पोलन ट्यूब को किधर एंट्री लेनी है, किधर एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे पास पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो क्या होगी, तो जितने भी इवेंट्स हैं, किस तरीके से पोलन उस पर डिपॉजिट हुआ, फिर स्टिग्मा ने कैसे उसको एंट्री दी, वो पूरी की पूरी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाई जाती है। तो ये काफ़ी डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे पोलन जर्मिनेशन देखना है तो वो कैसे देखेंगे, तो आप डस्ट करवाओ पोलन को, एग्जाम्पल पी ले लो। ठीक है, ग्लास स्लाइड पे यहाँ पे पोलन डलवा लो, उसमें 10% से लेके आप शुगर सॉल्यूशन डालो, 15 से 30 मिनट रुको, आपको पोलन ट्यूब ग्रो होती हुई दिख जाएगी। अब आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल का मतलब हम कुछ ना कुछ खुद करवा रहे हैं, ह्यूमन मेड है, भगवान के थ्रू ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। यानी कि सोच के देखो, आप एक किसान हो, ठीक है, आपकी फसल आप चाहते हो कि बहुत अच्छी हो। अब अच्छी जब होगी जब आप कोई अच्छी तरीके का कोई सीड लेके आओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक पेड़ है, एक फूल है, उस पर मेल भी प्रेजेंट है, उस पर फीमेल भी प्रेजेंट है, लेकिन जो मेल वाला है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उस फीमेल वाले को पॉलिनेट सिर्फ वो ही करे जो कि मेरा डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन हो, मतलब कि मेरा मन चाहा जो मेरी पसंद का हो, मैं सिर्फ उसी से उसको जर्मिनेट करवाऊँ, उसी से मैं उसको पॉलिनेशन करवाऊँ। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें हमारे पास 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 एमैस्कुलेशन, नंबर 2 बैगिंग। एमैस्कुलेशन का मतलब हम क्या करेंगे, एंथर था, यानी कि यहाँ पे मेल भी प्रेजेंट था, फीमेल, मैं चाहती हूँ मेल वाला हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से निकल जाए, तो मेल वाले का जो एंथर है उसको हम हमेशा के लिए कट कर देंगे बाय द फोर्स एप। ठीक है, अब बैगिंग क्या होती है, बैगिंग का मतलब, अब देखो फीमेल तो तुम्हारी अकेली रह गई, उसके ऊपर एक 4 दीवारी की लेयर बनानी पड़ेगी ना, ताकि कोई उस पर और अटैक ना कर सके बाहर से। क्यों, क्योंकि तुम तो सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन को चाहते हो, जिसको तुमने उसके लिए चूज किया है। तो बैगिंग का मतलब, अब जो इमेस्कुलेटेड जो फ्लावर है जिसमें से कट किया आपने एंथर को, अब जो फीमेल वाला जो फ्लावर बचा उसको बटर पेपर से कवर कर दो ताकि फर्दर कंटैमिनेशन ना हो पाए। कंटैमिनेशन का मतलब जो अनवांटेड पोलन है ना, जिसको आप नहीं चाहते, वो उसके नज़दीक ना आए। अब जैसे ही आपने बैगिंग करवा दी, अब क्या करो, अपना डिजायर्ड वाला लेके आओ और उस स्टिग्मा के साथ आप उसका पॉलिनेशन करवा दो, फिर उसको वापस से रीबैगिंग कर दो। क्यों, ताकि दोबारा से उसको कोई परेशान ना कर सके, सिंपल। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ अगर मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इमैस्कुलेशन की, बिल्कुल नहीं भाई। जब फ्लावर ही अलग है, मेल वाला अलग है, फीमेल वाला अलग है, तो मैं इमैस्कुलेशन क्यों करूँगी, तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको समझाया डबल फर्टिलाइजेशन, बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ था ना, 2 मेल गैमेट रिलीज हुए थे। पहला मेल गैमेट फ्यूज किया था एग सेल के साथ, उसने क्या बना था, जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी। और जो नेक्स्ट वाला था उसने किसके साथ फ्यूज किया था, पोलर न्यूक्लियाई, उसको 2n प्लस और प्लस n कितना बना था, ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पे 2 तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 बार, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना तो इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जैसे ही मेरी एंट्री हुई मेल गैमीट्स के सिनर्जिड्स के थ्रू, तो पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमीट्स रिलीज कर दिए। एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, क्या बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट से आगे क्या बनेगा एम्ब्रियो, सेम जैसे हमारे अंदर होता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी, राइट। दूसरा जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, क्या बनाएगा 3N यानी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा। अब जाइगोट को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ खाने की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो जाइगोट के लिए फूड बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बेसिकली एंडोस्पर्म क्या है, फूड है जाइगोट का, क्योंकि जाइगोट को आगे जाके बनना है एम्ब्रियो। क्लियर, ये हमारे पास होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये जाइगोट बन गया, यहाँ पे 2N, ये यहाँ पे 3N वाला क्या बन गया तुम्हारे पास, पोलर न्यूक्लियर के साथ मिक्स हुआ था मेल गैमीट, जिसने क्या बना दिया एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि अब फर्टिलाइजेशन भी हो गया है ना। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो नंबर 1 एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, भाई हमें पहले खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी ना, तो ही तो मेरा जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एंडोस्पर्म बनवा लोगे उसके बाद क्या बनेगा एम्ब्रियो। अब जैसे ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगी फिर ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड के अंदर, ओवरी से क्या बनेगा फ्रूट। तो ये 4 हमारे पास यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स होने वाले। सो नंबर 1 एंडोस्पर्म बनेगा, फिर एम्ब्रियोस को खा के बड़ा हो जाएगा, फिर ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। अब एंडोस्पर्म की पहले बात कर लेते हैं, तो एंडोस्पर्म कैसे कैसे डेवलप होगा। तो हमारे पास जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल थी वो डिवाइड करेगी रिपीटेडली, ठीक है, और एक टिश्यू बना देगी जिसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब इस टिश्यू के अंदर काफ़ी सारा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, ठीक है, क्यों, ताकि वो न्यूट्रिशन दे सके जो आगे जाइगोट से एम्ब्रियो बनने वाला है, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके से डेवलपमेंट होती है, 2 तरीके से। नंबर 1 फ्री न्यूक्लियर, नंबर 2 सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब मानो ये आपके पास एक सेल है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस रखा है, अब इसी के अंदर आपके पास फ्री न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे सेल्स नहीं बन रही हैं न्यूक्लियस के ऊपर, इससे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर। अगर मैं बोलूँ सेलुलर, सेलुलर का मतलब एक यहाँ पे न्यूक्लियस, फिर यहाँ से 2 बने, फिर ये दोनों डिवाइड कर गए, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, इसको बोलते हैं सेलुलर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर में सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। एंडोस्पर्म सेलुलर कब होगा, जब उसके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो कोकोनट वाटर जो हम देख रहे हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, फ्री न्यूक्लियर का, वहाँ पे न्यूक्लियस फ्रीली घूम रहा है। और जो आप जो गोला खाते हो वाइट वाला जो पोर्शन होता है वो है सेलुलर वाला, क्लियर। एंडोस्पर्म आपका बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। अगर एंडोस्पर्म बच गया पूरा का पूरा तो एग्जाम्पल होगा आपके पास कोकोनट कैस्टर का। अगर तुम्हारे पास पूरा कंज्यूम हो गया, एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लिया, तो एग्जाम्पल हो सकते हैं पी, ग्राउंडनट और बीन्स, क्लियर। एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। एम्ब्रियो हमारा जाइगोट से बना है, जाइगोट कहाँ था, यहाँ एग सेल से जाइगोट बना था, तो यहीं पे क्या बनेगा एम्ब्रियो भी, जाइगोट से तो एम्ब्रियो बना है, तो वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइलर एंड पे, क्लियर। अब जाइगोट तभी ही डिवाइड करना शुरू करेगा जब उसको पता चलेगा भाई कि मेरे लिए खाना बन चुका है, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या एडेप्टेशन है ना, कि वो जब ही डेवलप करेगा जब उसके लिए प्रॉपर एक फूड की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कंप्लीट होगी, क्लियर। एम्ब्रियोजेनी सबके अंदर सेम होती है, चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, ठीक है। अब सुनो, हमें क्या बनवाना है जाइगोट से एम्ब्रियो, तो पहले जाइगोट को थोड़ा प्रो बनाना पड़ेगा, तो प्रो एम्ब्रियो। अब उसको थोड़ा गोला गोला सा बना दो, ग्लोबुलर शेप दे दो, फिर उसके अंदर दिल धड़का दो, हार्ट शेप्ड हो गया, एंड में क्या बनेगा एम्ब्रियो ही बनेगा। तो जाइगोट से पहले क्या बनेगा एम्ब्रियो, ये तो हम जानते ही हैं। तो पहले जाइगोट को थोड़ा प्रो बनाओ, ग्लोबुलर शेप दो, फिर उसके अंदर दिल बना दो, सिंपल हो गया तुम्हारे पास एम्ब्रियो। तो ये रहा तुम्हारा जाइगोट, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबुलर थोड़ा मोटा मोटा गोलू गोलू शेप दिखने लगी, फिर देखो हार्ट शेप्ड यहाँ पे बन गया, फिर ये पूरा का पूरा मैच्योर आपके पास एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा होगा, तो सुनो पहले डाइकॉट की बात करते हैं। हमारे पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, ये रही आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, इसके ऊपर का पार्ट मानो आप ज़मीन से ऊपर का पार्ट, और ये नीचे का मानो ज़मीन से नीचे का। अब नीचे क्या होती है हमेशा रूट, ठीक है। तो नीचे क्या प्रेजेंट होगा रूट कैप, रूट कहाँ से निकलती है रेडिकल रीजन से,
क्लियर। ऊपर क्या होता है बेटा जी, शूट। शूट कहाँ से निकलेंगे, ऊपर, प से याद रखो प्ल्यूम्यूल, तो शूट वाला जो रीजन है वो कहाँ से निकलता है, प्ल्यूम्यूल रीजन से। तो ये मैंने आपको समझा दिया क्या, डाइकॉट एम्ब्रियो। क्लियर। तो याद रखना आप ये चीज, समझो अब आगे। हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, 2 कॉटिलेडन होते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर। कॉटिलेडन के ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल, ऊपर से क्या निकलती है आपके पास, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल से क्या निकलेगी, शूट सिस्टम। नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल। अभी बताती हूँ एपी हाइपो क्या है। ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल, नीचे का पोर्शन हाइपोकोटाइल। क्लियर। ब्लो नीचे वाले जो रीजन है वहां से क्या है, हाइपोकोटाइल है, जो कि हमारा टर्मिनेट होगा रूट पे जाके। ठीक है। कहाँ से निकलते हैं रूट, रेडिकल से। उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं रूट कैप। क्लियर। अगर मैं बात करूं मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो सुनो, सेम इसके पास भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ऊपर का एपिकोटाइल, नीचे का हाइपोकोटाइल। क्लियर। अब नीचे क्या निकलती है, रूट। अब रूट निकलती है राजा से, कॉलियोराइजा, है ना, तो आर से याद रखो कॉलियोराइजा, आर से याद रखो रूट। क्लियर। ऊपर क्या है, एपिकोटाइल, ऊपर यानी प, कॉलियोप्टाइल, तो कॉलियोप्टाइल से निकलती है आपके पास शूट सिस्टम। ठीक है। अब एक चीज याद रखोगे, हमारे पास डाइकॉट में एम्ब्रियो जो कॉटिलिडन था उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन मोनोकॉट के अंदर कॉटिलिडन का नाम होता है जिसे कहते हैं स्क्यूटालम। ठीक है। सो ये आप याद रखोगे। तो देखो, मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन होता है, स्क्यूटालम जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस नीचे की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, कॉलियोराइजा, और एपिकोटाइल ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, कॉलियोप्टाइल। क्लियर। सीड की बात करें तो सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। इसी से पता चलेगा भाई रियल में रिप्रोडक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। सीड से क्या बनता है, ओव्यूल। अब सीड के पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो सीड के ऊपर एक कोट प्रेजेंट होगी, सीड कोटिंग होगी उसके पास। अंदर क्या होगा, कॉटिलिडन होगा। बीच में क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी हम देख के आए हैं। ठीक है। तो सीड कैसे होता है, मोटा मोटा थिक थिक पार्ट होता है, स्वैलो स्वैलो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। अब सीड भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस सीड, एक नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन का मतलब चीज कोई बची ही नहीं, यानी जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट। क्लियर। एल्ब्यूमिनस जिसमें पूरा का पूरा एम्ब्रियो ने खाना नहीं खाया, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं किया, एग्जाम्पल वीट, मेज, कैस्टर, बार्ले, सनफ्लावर। ठीक है। पेरिस्पर्म क्या होता है, कभी कभी हमारे पास जो न्यूसैलस था ना, कभी कभी हमारे पास न्यूसैलस भी बच जाता है किसी भी चीज के अंदर, उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल काली मिर्च हो गया आपके पास, चुकंदर, तो जो आप जो पार्ट खा रहे हो दैट इज योर न्यूसैलस। ठीक है। फ्रूट का वो क्या है, न्यूसैलस का जो रीजन है वो वाला पार्ट है। अब आता है इंटैग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल। हमने देखा था फीमेल गैमेटोफाइट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, इंटैग्यूमेंट्स प्रेजेंट थी। अब इंटैग्यूमेंट से क्या बनेगी, नॉर्मल सी मतलब प्रोटेक्शन दे रही थी वहां पे भी, यहाँ पे भी क्या बनेगा, टफ प्रोटेक्टिव शेड की एक प्रोटेक्शन, एक लेयर बनेगी। क्लियर। नीचे क्या था, माइक्रोपाइलेरेंट यहाँ पे था। अब माइक्रोपाइलेरेंट पे कोई भी क्या वहाँ पे इंटेगमेंट्स नहीं थी, तो वो क्या करवाती, एक स्मॉल पोर है जहाँ से एंट्री होगी ऑक्सीजन की, वाटर की, और जैसे जैसे अब सीड मैच्योर होता जाएगा तो इसके अंदर पानी का कंटेंट कम होता जाएगा। अब वो कौन सी स्टेज में जाएगा, डोरमेंसी स्टेज में जाएगा। इसका मतलब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेगा। ठीक है। इनएक्टिव हो जाएगा, उसको कहते हैं डोरमेंसी पीरियड। लेकिन डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाता है जैसे ही आप उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है। अब बात करते हैं ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट। तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड, ओवरी से क्या बनेगी, क्या बनेगा, फ्रूट। ठीक है। ओवरी की वॉल क्या बनाएगी, पेरिकार्प। क्लियर। यानी जो फ्रूट वॉल है ना बेसिकली, वो क्या है, पेरिकार्प ही हमारे पास। अब फ्रूट्स भी 3 तरीके के होते हैं, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इतना हम चाहते हैं, फ्रूट भी 2 तरीके के, फ्लैशी फ्रूट भी होते हैं लाइक गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, और ड्राई भी होते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड भी होते हैं। फ्रूट्स के टाइप की बात करूँ तो फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स का मतलब है झूठे इंसान, यानी कि ऐसा फ्रूट जो कि थैलेमस से बन के आ रहा है, एग्जाम्पल एप्पल। ट्रू फ्रूट, अब फ्रूट का मतलब क्या, जो कि ओवरी से बन के आ रहा है, दैट इज योर ट्रू फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन गया, एग्जाम्पल बनाना। बनाना के अंदर कोई भी बीज नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट है सीड एडवांटेज। अब सीड की कुछ एडवांटेजेस होती हैं, बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। ठीक है। इसके पास काफ़ी फूड रिजर्व करने का एक तरीके से एक मेथड होता है। ठीक है। हार्ड सीड कोट है जो कि प्रोटेक्शन देता है यंग एम्ब्रियो को। अब जैसा कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, देखने को मिलती हैं। सीड एक आधार है एग्रीकल्चर का।
डिहाइड्रेशन हो गया, डोरमेंसी हो गई, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि वो फूड को स्टोर कर सके, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जिससे हम बार बार फूड को पूरे साल में ग्रो कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में भी उसको ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है। सीड की वायबिलिटी, जैसे कि पोलन की वायबिलिटी थी, सेम सीड की भी वायबिलिटी होती है। ठीक है। हमारे पास कैसे, जैसे कि कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि सीड की अपनी वायबिलिटी होती है, लाइक किसी की मंथ्स होती है, किसी की सालों सालों होती है। ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे सीड हैं मेरे पास जो कि सालों साल सोए रहते हैं। एग्जाम्पल, ओल्डेस्ट ल्यूपाइन ट्री, ल्यूपाइन सीड जो कि आर्कटिक टुंड्रा में मिला था। ठीक है। ये 1000 साल की डोरमेंसी पीरियड के बाद इसको होश आया कि इसको आगे जाके प्लांट भी बनना था। नेक्स्ट है डेट पाम। डेट पाम एक हमारे पास किंग हेरोडोप्लेस पे मिला था, ये न्यू डेड सी के पास। ये अभी रिसेंटली मिला है हमें, 2000 ईयर की इसने डोरमेंसी कंप्लीट की है। क्लियर। अब है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज लाइक एस्ट्रेसी ग्रासेस की जो स्पीशीज होती हैं, उन्होंने कुछ अलग ही मैकेनिज्म बनाया है। वो कहते हैं हम सीड बना देंगे बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जबकि अभी हम पढ़ के आए थे सीड किसका रिजल्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये कह रहे हैं हम बिना ही रिप्रोडक्शन के अपने पास सीड बना के दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं। तो एपोमिक्सिस क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम कैसे बना सकते हैं, दो तरीके हैं। एक थी डिप्लॉयड एग सेल, एक हमारे पास ये क्या करते हैं बिना रिडक्शन डिवीजन के ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी खुद ही आगे जाके सीड बना देते हैं बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट है सिट्रस में, मैंगो में, वहाँ पे न्यूसैलस की जो सेल थी वो डिवाइड करती जाएंगी और एम्ब्रियो बना देती हैं। फिर है हमारे पास पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब ऑरेंज देखा है, उसको जब स्क्वीज करते हो कितने सारे उसके अंदर एम्ब्रियो दिखते हैं। सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस कुछ हाइब्रिड सीड के। हम सब जानते हैं जितने भी हाइब्रिड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि इससे एक तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्हें हर साल हमें बनाना पड़ रहा है और हाइब्रिड कैरेक्टर ज़रूरी नहीं कि प्रोजेनी के अंदर भी आए। ठीक है। दूसरा हमारे फार्मर्स को काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम इन्हें एपो मिक्सेस के थ्रू बनवा दें। तो हम एपोमिक्टिक सीड्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कोई सेक्चुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ। अगर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ तो वहाँ पे कैरेक्टर्स भी अपने पास प्रोजेनी में भी शो करेंगे, कोई मिक्सिंग ही नहीं होगी। तो अगर हम यही हाइब्रिड सीड एपोमिक्सिस के थ्रू बनवाएं तो कोई भी कैरेक्टर्स की सेग्रीगेशन प्रोजेनी के अंदर नहीं होगी, जिससे फार्मर इनको बार बार यूज़ कर सकता है हर साल और उसे बार बार खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।